नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज चर्चा जिस मुलाकात की सबसे ज्यादा है, सबसे पहले शुरुआत उसी से। जी हां, योगी आदित्यनाथ की जो आज हुई है अमित शाह से मुलाकात, उसकी चर्चा सबसे ज्यादा जरूर है। लेकिन एक और मुलाकात जो बीते दिन की है, जिसको लेकर देश में बहस छिड़ गई है। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत। आखिर क्या मकसद है? 2024 के लिए क्या कह रहे थे राकेश टिकैत ममता बनर्जी से? ये तमाम सवाल हम सीधा उन्हीं से करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर में लाइव जुड़ गए हमारे साथ। लाइव दिखा दीजिए, राकेश टिकैत हमारे साथ, किसान नेता लाइव जुड़ गए हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। आंदोलन से 2024 में ये मुकदमे खत्म होंगे, सारा जो ये है। तो उम्मीद है कि या तो ये 22 में मान जाएंगे या 23 में मान जाएंगे। यही बातचीत हुआ है। और कोविड से लेकर किसान और बेरोजगारी से लेकर इंडस्ट्री, आज झुका है हिंदुस्तान। राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर ममता बनर्जी आज की तारीख में विपक्ष का सबसे असरदार और दमदार चेहरा बनकर उभरी हैं। जनाधार भी है और मंझी हुई सियासतदान होने के आधार भी। जीत की हैट्रिक के बाद उनकी लोकप्रियता ने नए पैमाने गढ़ दिए। यही वजह है कि सियासी चश्मे में ममता बनर्जी की भूमिका को बड़े फलक पर देखा जा रहा है। कुछ लोग ममता में विपक्ष की आवाज उठाने वाले सबसे कद्दावर नेता का रूप देख रहे हैं, तो कुछ लोग उन्हें मोदी जैसे करिश्माई नेता को सीधी चुनौती देने वाला चेहरा मान रहे हैं। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हुई मुलाकात को लेकर नई सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है। जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, ये कहा। राकेश टिकैत ने दो बड़ी बातें कही। पहली ये कि देश में विपक्ष बहुत कमजोर है, और दूसरी बात ये कि आंदोलन 2024 तक चलेगा। संकेत साफ है। तो क्या ममता बनर्जी के नेतृत्व में राकेश टिकैत मजबूत विपक्ष देख रहे हैं? निकल जाएगा 2022 में, निकल जाएगा रास्ता। अभी को ज्यादा टाइम थोड़ा होगा धरने को, 7 ही महीने तो ये 7 महीने में कोई धरना ज्यादा बड़ा हो जाता धरना। ये तो लोकतांत्रिक देश है, इसमें तो देश जब आजाद हुआ तो 90 वर्ष लड़ाई चली थी। आपको याद होगा कि 2019 चुनाव से पहले बंगाल में मोदी के खिलाफ तमाम विपक्ष के नेता एकजुट थे। राकेश टिकैत के साथ मुलाकात के बाद एक बार फिर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार के खिलाफ ऑल इंडिया अभियान छेड़ने का ऐलान कर दिया। बेसिकली किसान मूवमेंट जैसा जारी है, उसको हम लोग चाहते हैं जितना दिन तक उसको डिमांड ना फुलफिल हो, इतना दिन तक वो लोगों को पूरा सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट मेरे को किया कि ऑपोजिशन का जितना चीफ मिनिस्टर है सबको साथ बात करके, अगर एक दिन वो लोगों का साथ भी हम लोग वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एक साथ में मिलके कर सकती हूँ। और उन्होंने उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका नीचे में एक प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो प्लेटफॉर्म में हम लोगों को भी आमंत्रित किया है जाने के लिए। हम लोगों ने कोविड थोड़ा डाउन होने के बाद इसका बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम जरूर चीफ मिनिस्टर लोगों ने, जो हमारा दोस्त है, हम लोगों ने बात करेंगे कि इसका जो मूवमेंट चल रहा है, इसी के बारे में हमारा सबका ओर से एक यूनिफॉर्म लेटर जाए। जैसे लोकसभा चुनाव का पहले, लोकसभा आने का पहले वो लोगों को भी मदद मिले। यही बातचीत हुआ है। ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से हुई मुलाकात के बाद जो कहा उसे आप आसान शब्दों में समझिए। पॉइंट नंबर 1, किसान आंदोलन को खुला सपोर्ट करेंगी। पॉइंट नंबर 2, किसानों की लड़ाई को राष्ट्रीय बनाएंगी। पॉइंट नंबर 3, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को साथ जोड़ेंगी। पॉइंट नंबर 4, विपक्ष की पार्टियों को लेकर विरोध करेंगी। पॉइंट नंबर 5, मोदी सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय चेहरा बनेंगी। हम लोग भी चाहेंगे कि किसान का मूवमेंट स्ट्रांग हो। अनएम्प्लॉयड का यूथ का बहुत सारे नौकरी चला गया,
सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज का अभी काम का भरोसा नहीं है, इंडस्ट्री की भी इनकम नहीं है। और अभी तो जैसा लॉकडाउन और डिफरेंट जो सिस्टम चल रहा है कोविड के लिए, देश में इकोनॉमी आज डिजास्टर में चला गया है। 2021 में बीजेपी की चुनावी मशीनरी को शिकस्त देकर ममता बनर्जी ने खुद को स्थापित किया है। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन वो सबसे टफ एग्जाम में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो गई। बंगाल में बीजेपी के रथ को रोकने के बाद अब स्ट्रीट फाइटर की इमेज रखने वाली ममता बनर्जी में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता तलाशा जा रहा है। तो क्या किसान आंदोलन के बहाने ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में दमदार एंट्री मारेंगी? ये सवाल बड़ा है। आज तक ब्यूरो। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ सीधे आज तक पर जुड़ रहे हैं। वैसे तो प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के, लेकिन लगता है इस पूरे आंदोलन में सशक्त तरीके से लगातार बॉर्डर पर बने हुए हैं। राकेश टिकैत साहब, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ममता बनर्जी ने क्या कहा वहां पर, आपने क्या कहा। अब तो ऐसा लगता है कि किसानों के हित में आपकी एक तरफ लड़ाई है, तो बीजेपी और मोदी के खिलाफ आपकी लड़ाई बड़ी बनती जा रही है। क्यों? राजनीतिक हो गए अब आप? ना, राजनीति कहाँ हुई है? हमने तो भाई जब मोदी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी सरकार तो है नहीं देश में, तो मोदी सरकार है और मोदी सरकार ही हमारा काम करेगी। हमारे जो कानून वापसी होंगे तो सरकार ही करेगी ना, भारत सरकार। तो हमने तो यही तो कहा है कि हमारे कानून जो बनाए हैं, कृषि कानून जो रिफॉर्म बताते हैं, इनको वापसी ले लो। एमएसपी पे गारंटी कानून बना दो, एक कमेटी बन जाएगी, जो और मसले होंगे उस कमेटी में तय होते रहेंगे। ये हमने कहा। 2024 को लेकर ममता बनर्जी से क्या बात हुई? आप भी बाहर निकलकर 2024 कह रहे थे, वो भी 2024 कह रही थी। अब 2024 में तो बीजेपी और कांग्रेस और ये तमाम पार्टियां लड़ेंगी ना, इसमें राकेश टिकैत और ममता बनर्जी का क्या काम? नहीं, तो हमने ये चीज कहा है कि जो कानून वापसी लेंगे, कानून वापसी लेगी भारत सरकार। और जो हमारे गांव के लोगों ने कहा, गांव के लोगों ने ये कहा भाई 2024 तक आपके कानून भारत सरकार वापसी ले लेगी। अब उनका क्या गुना भाग है वो तो गांव के लोग बता सकते हैं। 22 में ले लेगी, 23 में ले लेगी, 2024 में ले लेगी। तो गांव के लोगों ने कहा कि 2024 में जो पार्लियामेंट सेशन होगा, पहले पार्लियामेंट सेशन में ही ये कानून खारिज होंगे। तो ये गांव के लोग कहते हैं। मैं तो जो गांव की भाषा है उस भाषा में हमने कहा 2024 में हो सके कि भारत सरकार वापसी ले ले। टिकैत साहब, आपका भी जवाब नहीं है, भोला बनने की कोशिश कर रहे हैं आप। लेकिन चलिए, आप अलग अंदाज में बोलते हैं, इसीलिए उसी अंदाज में मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप कह रहे हैं गांव की भाषा में, लोग कह रहे हैं 2024 में आपकी बात मान ली जाएगी। 2024 में चुनाव है और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए इम्तिहान है, ये भी तो पता ही है ना आपको, तभी तो 2024 आप रट रहे हैं। क्या आप सीधा सरकार को नहीं ललकार रहे हैं कि चुनाव में आपको मजा चखाएं? तो गांव के लोग भाई नहीं, अच्छा और किसको ललकार रहे हैं भाई? या सरकार ले लेगी, नहीं तो दूसरी कोई सरकार आओगी वह ले लेगी। ये गांव के लोग कह रहे हैं कि भारत सरकार इनको वापसी देगी। अब ये तो कोई एग्रीमेंट है नहीं कि जो सरकार अब है यही सरकार फिर दोबारा भी आएगी। क्या ये एग्रीमेंट कोई दे सकता है? अच्छा, ये बताइए कितने किसान बचे हुए हैं अभी आपके साथ? जो पार्लियामेंट बॉर्डर पर जहां बैठे हैं टिकैत साहब, कितने किसान बचे हैं? कहाँ पे आपके साथ? नहीं, आप ही लोग कहते हो जी ज्यादा किसान बुला लिए। क्या कोरोना काल खत्म हो गया क्या? अगर कोरोना काल खत्म हो गया हो तो लोगों को बुलवा लेंगे हम यहाँ पे। और अगर मीडिया और सरकार के माध्यम से कोरोना काल चल रहा हो तो अभी स्टैंड कम रख लेंगे। जब कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो स्टैंड बढ़ा देंगे। तो कोरोना की वजह से कुछ लोग वापस चले गए हैं अभी जी? हाँ, वापसी चले गए जी। कम लोग हैं अभी यहाँ पे। कितने केस हो गए थे वहां पर राकेश टिकैत जी? यहाँ तो नहीं कोई केस आज ही एक भी केस नहीं हुए थे आप कह रहे हैं? बॉर्डर पे कोई केस नहीं आया। अच्छा, ना कोई केस नहीं। अच्छा, ये बताइए कि राजनीतिक रूप से जब आप 2024, अब देखिए ईमानदार सवाल पूछ रहे हैं, उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, घुमाइएगा मत कि गांव के लोग कहते हैं और फला गांव के कहते हैं, चिल्ला गांव के कहते हैं। सुनिए, हाँ, ये फला चिल्ला मत कीजिएगा, फला गांव के लोग। मेरा सवाल आपसे ये है, जब आप 2024 कह रहे हैं तो आपकी नजर है ना कि आप
बीजेपी सरकार को, चूंकि उन्होंने किसानों की बात अगर वो तब तक नहीं मानते हैं, तो आप मजा चखाना चाहते हैं, यानी आप विपक्षी पार्टियों को मजबूत करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तभी तो आप गए ना ममता जी से मिलने, इतना दूर कोलकाता क्यों गए इस कोविड के बीच में? ना नहीं, क्यों कलकत्ता कोई विदेश में है, या मैं कोई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला, या मैं बांग्लादेश के राष्ट्रपति से मिलने गया, मैं तो वो तो चुनी हुई सरकार है ना, मैं किसी पार्टी के लोगों से मिला? पार्टी के लोग से थोड़ा मिले हम, के टीएमसी से हम मिले, उनके लीडरों से मिले हो? हम तो चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलने गए, वहाँ के किसानों की क्या क्या प्रॉब्लम है उस संबंध में बात करी, उन्हें पूरा दस्तावेज जो उनकी योजनाएं हैं वो पूरी योजनाएं हमको दी, 3 पेज के पूरे दस्तावेज उन्होंने दिए, उनको पूरा पढ़ेंगे, और क्या बेहतर पॉलिसी वहाँ पर हो सकती है वो पॉलिसी बताएंगे। हमने तो उनको बताया ना कि जो उत्तर प्रदेश में भी जो एक पॉलिसी चल रही है कि जब मायावती यहाँ पे थी तो उस टाइम पे बनवा था, किसान दिवस यहाँ पे मनता था, जब अखिलेश सरकार आई तो उसमें भी वो मनता था, आज योगी की सरकार है तो वो पॉलिसी अब भी लागू है। तो हमने तो उनको कहा कि हम उत्तर प्रदेश में किसान दिवस मनाते हैं, आप उसको अपने स्टेट में यहाँ पे भी लागू करो। और वो किसान दिवस होता है कि डीएम जो होता है, डीसी वो बैठता है, सारे अधिकारी बैठते हैं, किसानों की समस्या सुनते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और उसका समाधान होता है। अच्छा ठीक है जी, अगला ये बात उनसे करी है। अगला सवाल भी जो मैं पूछ रही हूँ सारे लोग उसका जवाब सुनेंगे, हर कोई सुनेगा बहुत ध्यान लगा के। क्या ममता बनर्जी आपको विपक्ष की सबसे बड़ी नेता, बड़ा चेहरा दिख रही हैं? आपको उन पर भरोसा हो रहा है? आपको लग रहा है बीजेपी को उन्होंने हरा दिया बंगाल में, तो उनमें दम है, सबसे ज्यादा दम है विपक्षी नेताओं में? वो लड़ती ठीक है, लड़ती ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने लड़ रही हो, उनके सवालों का जवाब दे रही हो, तो मजबूत तो है, लड़ाई में मजबूत तो है वे। और बाकी और कौन से विपक्षी नेताओं पर भरोसा होता है आपको? नहीं तो सारा विपक्ष है, तो 2 लड़ाई होती है ना, एक लड़ाई तो हो कि सत्ता के लिए लड़ाई हो, एक लड़ाई है जो विपक्ष है उसमें मजबूत कौन है, एक उसकी लड़ाई है। तो जो सबको इकट्ठा कर लेगा, कुनबे को साथ लेकर चलेगा, वही मजबूत विपक्ष का नेतृत्व कर लेता है। अब उसमें तो इनको सबको लगना चाहिए। अभी लड़ाई तो इनकी सत्ता की लड़ाई थोड़ा है, अभी तो विपक्ष में मजबूती दिखाने की लड़ाई है। तो उनसे ये भी बात हुई कि वे मुख्यमंत्री से बात करें, हमने कहा है उनको आप जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात करो। और जो किसानों का ये चल रहा है इस मूवमेंट में, बहुत मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी अब अपने स्टेट की तरफ से केंद्र सरकार को। हमने कहा कि फिर आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखो, उसका रिमाइंडर भेजो, जो 3 कानून है इनको वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दे, क्योंकि जो बंगाल का किसान है तो उसको भी एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिलने तो आप गए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ना जी, टिकैत साहब, लेकिन आप मिलने तो गए ममता बनर्जी से ना, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको क्या सबसे ज्यादा दम उन्हीं में दिखता है विपक्षी नेताओं में? और किसी मुख्यमंत्री से मिलने का प्लान बना रहे हैं क्या? नहीं, हम तो और से भी मिलेंगे। किससे? और से भी मुख्यमंत्री से और से भी मिलेंगे। किससे मिलेंगे? और जोन से भी लाइन पाते रहेंगे, मिलते रहेंगे इनसे सबको। और वो तो उन्होंने दिल्ली में ही आने की बात करी सबने। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सबसे बात कर दिल्ली में ही आएंगे, और दिल्ली में आएंगे तो वे शायद मोर्चों पर भी आ सकते हैं। मोर्चों पे ये तो होगा कि भाई मंच पर तो नहीं आ सकते, तो वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, अपनी बात कह देंगे वे भी। अच्छा, ये वैसे तो दिल्ली में भी मुख्यमंत्री हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा कोई पॉलिटिक्स का कोई मतलब तो है नहीं। वो भी विपक्षी नेता हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। हाँ, अरविंद केजरीवाल भी है दिल्ली के हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री है। उनसे मिले क्या या मिलना चाहते हैं? नहीं, उनसे ना मिले, तो अभी तो नहीं मिले उनसे। जब सारे मुख्यमंत्री इकट्ठे होंगे, अगर वे मिलना चाहेंगे तो संयुक्त मोर्चा अगर मिलना चाहेगा, शायद वे मिलना चाहे वहां पर, तो वो बात कर लेंगे। अच्छा, ये बताइए कि हम तो इनसे भी मिल रहे, मुख्यमंत्री से मिलना कोई देश में अपराध है क्या? नहीं, कोई अपराध नहीं है। हम पार्टी के लोगों से तो नहीं मिलते हैं, मुख्यमंत्री से तो मिल सकते हैं। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा है कि दिल्ली की कोई बात होगी तो यहाँ के मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे। आपने कहा टिकैत साहब कि विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए, क्या आपका कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी की कमान इस वक्त अध्यक्षा सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, इन सब पर निशाना है?
किस पर निशाना है? नहीं, हमारा तो सारे विपक्ष पे है निशाना। अगर विपक्ष देश में मजबूत होता तो किसान की ये हालात नहीं होती। वोट लोग क्यों देते हैं? वो हार जाओ या जीत जाओ, वो जो सही बात है उसके लिए बात करेगा। विपक्ष की जिम्मेदारी है पूर्ण रूप से कि हाउस में जब कानून बन रहे थे तो वहां पे उसका विरोध करना था उनको, मतलब हंगामेदार करना था। हम सड़क पर बैठे तो विपक्ष का काम है कि वहां पे हाउस में जब कानून बने, जब पास हुए, तो वहां हंगामा करता, उनको बाहर भेजते, वे धरनों पर बैठते। तो जब विपक्ष ने काम नहीं करा तो किसान आंदोलन को काम करना पड़ा। तो देश में विपक्ष भी मजबूत रहना जरूरी है, तो उससे सत्ता पक्ष भी घबराता रहता है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अभी 2024 तो खैर हो ही रहा है, लेकिन 2022 पर भी कहते हैं आपका निशाना है, योगी को परेशान करेंगे 2022 वाले यूपी चुनाव में इन्हीं कृषि कानूनों पर। अब एक बात बताओ, वह चुनाव हमारे कहने से तो चुनाव आ नहीं रहे, चुनाव हमारे कहने से तो आ नहीं रहे। चुनाव तो एक रूटीन प्रक्रिया है, और ये इस मामले को निपटा ले ना, इन्हें कानूनों को वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, तो इन सारे मामलों पे बात कर ले। ठीक है, यूपी के चुनावों के वक्त आपकी क्या भूमिका रहेगी? उत्तर प्रदेश में भी जाना पड़ेगा। यूपी के चुनाव के वक्त क्या कीजिएगा? हम भूमिका ये तो रहने के नहीं, हम ये तो कहने के नहीं कि भाई बीजेपी को वोट दो। हम जाएंगे तो ये तो कहेंगे भाई बीजेपी खराब पार्टी है, इन्होंने किसानों को तंग करा। अगर किसी ने पलट के पूछा कि अच्छी पार्टी कौन है, आप कहेंगे बीजेपी खराब है, आप कहेंगे बीजेपी खराब है। किसी ने उलट के पूछा अच्छी पार्टी कौन है? समाजवादी। और अच्छी पार्टी तो जो कोई आवेगी और लड़ लेगी चुनाव। हमें कोई अच्छी थोड़ा बतानी, हमें तो जो खराब है वो बतानी, जो सत्ता में है। आज सत्ता में ये है तो इन्हीं को तो बताएंगे, हम मायावती को तो बताने से रहे भाई। आज ये है तो इनको बताएंगे, जनता अपने आप चुन लेगी जिसको चुननी। हम तो बंगाल में भी गए तो बंगाल में भी हमने किसी पार्टी के लिए थोड़ा वोट कहा, हमने कहा कि भाई बीजेपी एक मुट्ठी चावल मांग रही है। आप बीजेपी के बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे, दिल्ली से चल के बंगाल में आए हैं, तो उनसे उसकी कीमत मांग लो। हमने तो यही तो कहा था वहाँ पे। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए, क्या पिछले दिनों में आपको लगता है किसानों का बहुत पैसा बकाया है? हाँ ठीक है, अब वो तो कब से बकाया है सर, वो कितनी सरकारें आई गई, कब से बकाया है, वो सब कितने शोज हम लोग कर चुके हैं पिछले 2 दशकों में, उसकी तो चर्चा अंतहीन है। मुझे ये बताइए कि एक वक्त ऐसा था जब किसान आंदोलन को लेकर लगातार कई लोग समर्थन में पहुंच रहे थे। क्या आपको लग रहा है कि दूसरी लहर के बाद अब आपकी ये दशा हो गई है कि आपको जाना पड़ रहा है द्वारे द्वारे? मतलब एक वक्त था ना जब राजनीतिक पार्टियां कहती थी कि हम आएंगे राकेश टिकैत के मंच पर, आप कहते थे नहीं हमारा अराजनैतिक आंदोलन है, हम किसी को मंच पर नहीं आने देंगे। आज क्या हाल है? आप ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता चले गए। नहीं, आज ही कहा हम मंच पाने दे रहे। आज भी विपक्ष या कोई भी हो मंच पर थोड़ा आता है। आज भी आप उनके द्वार चले जाते हैं, तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं जी। तो राकेश टिकैत अब खुद उनके द्वार चले जाते हैं। जब वहाँ के किसानों की समस्या होगी तो बात कर रहे, तो मुख्यमंत्री से मिलने तो वहाँ के बंगाल के किसानों के समस्या के लिए जाना तो पड़ेगा ना भाई। समस्या हमको है, वहाँ के किसान की समस्याएं हैं, तो मिलने तो मुख्यमंत्री से ही जाना पड़ेगा। तो अब अगर उत्तर प्रदेश में समस्या होगी तो योगी आदित्यनाथ से ही मिलना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो हल बताएंगे कि 2024 की हम प्लानिंग करेंगे। मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं हम किसी। अरे ठीक है, अच्छी बात है, आप हल निकालने के लिए गए थे पश्चिम बंगाल के किसानों के, आप हल निकालने के लिए उनकी समस्याओं के लिए गए थे, तो समस्याओं के हल के बारे में बोले तो आप तो 2024 की प्लानिंग करने लगे उनके साथ। ना प्लानिंग कहाँ करी? वे बूझ रही थी कि आंदोलन कब तक चलेगा। मगर जब तक खत्म नहीं समस्या होती जब तक आंदोलन चलेगा, और उम्मीद है कि आंदोलन 2 साल और चल जाए, या हो सके कि नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया कि हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हो सके कि जल्दी खत्म हो जाए। अच्छा, उन्होंने कोई आदमी बात बुझ जाएगा, बात करेंगे तो बातचीत तो होगी जी। सरकार ने अपनी तरफ से कल ही कहा है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है, और किसान अगर तैयार है बातचीत करने के लिए तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं। क्या कोई पहल हुई है? उसके बाद बातचीत कीजिएगा फिर से। और हम भी तो यही कर रहे कि ना, पहल तो नहीं हुई, हमने भी तो ये कहा कि एमएसपी बढ़ा दी। हम भी तो पिछले 7 महीने से ये कह रहे हैं कि एमएसपी जो बढ़ाई है उस पर कानून बना दो कि उसको बाजार खरीद करे या सरकार खरीद करे,
जो भारत सरकार ने रेट निर्धारित कर दिया उसके कम पे खरीदना हो, यही तो हमने कहा है। उस पर कानून बन जाए, यही तो हमारी डिमांड है। तोमर और साहब जो बात करना चाह रहे हैं तो MSP बात क्यों नहीं बढ़ाने कर का रहे जो फिर से आप फार्मूला, लोग? जो मैकेनिज्म है, जी जी, नहीं किससे बात करें, हम तो करना चाह रहे हैं। हमने तो चिट्ठी भी लिखी है इनको, हमने चिट्ठी लिखी कि हम बात करना चाहते हैं भारत सरकार से और भारत सरकार बातचीत करे। ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है, एक अंतिम सवाल पूछते हैं क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए तैयार हैं और उम्मीद आप लगाए बैठे हैं, लेकिन एक देखिए, आप यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली के पास। सबसे ज्यादा किसान कहाँ क्या है सर? पंजाब क्या है, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ पे किसान सबसे ज्यादा है। और आप यहाँ के मुख्यमंत्रियों से नहीं मिल रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? ममता बनर्जी के पास। इसी से लोग कह रहे हैं कि अब राकेश टिकैत को लग रहा है कि विपक्षी पार्टी में किसी में दम है तो ममता में है, वहां जाओ। तो ठीक है, मजबूत आदमी के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो मतलब इसमें मामला कोई मजबूती दिक्कत का ही है। भैया, तो हमको ये दिखा दो कि आप इन मुख्यमंत्री, आप या तो ये दिखा दो कि भाई आप इस मुख्यमंत्री से मिल सकते हो, इससे नहीं मिल सकते हो। कोई एक ऑर्डर करवा दो तो हम नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा ऑर्डर कोई कैसे करा सकता है? राकेश टिकैत तो स्वतंत्र व्यक्ति हैं, आप आंदोलन पर बैठे हुए हैं। देखो, मुख्यमंत्री में हम तो बस ये जानना चाह रहे थे कि आप ममता जी से गए हर तो आपको के क्या वो सबसे मजबूत विपक्षी नेता लगती हैं? बस ये पूछना चाह रहे थे आपसे। ममता जी देखो, वह मजबूत है। हाँ। अकेली लेडीज वह लड़ती रही और प्रधानमंत्री जैसे के खिलाफ लड़ती रही, तो मजबूत तो है। ऐसा नहीं है कि कमजोर है, मजबूत तो है। फिर 2024 में चुनाव लड़िएगा? ना, हम तो नहीं लड़ते जी चुनाव तो हम बहुत दूर हैं। ठीक, ये रिकॉर्डिंग करके रख लें। वोट दे देंगे, जिसको मन करेगा उसको वोट जरूर दे। हाँ, बिल्कुल पक्की रिकॉर्डिंग करके रख लो जी। ठीक है राकेश टिकैत जी, बहुत क्योंकि बहुत आप सवाल कहीं ना कहीं से फिर ढूंढ के जाओगे। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आखिरकार उन्होंने माना ही कि ममता बनर्जी के पास वो गए थे तो उन्हें एक बहुत मजबूत नेता के तौर पर वो देख रहे हैं, और उन्होंने कहा कि एक अकेली महिला लड़ रही थी, उन्हें उनमें विपक्ष की ताकत दिखाई दे रही है। बहरहाल आंदोलन जारी रहेगा, 2024 तक जारी रखेंगे, जब तक जरूरत होगी तब तक जारी रखेंगे, कहते हुए राकेश। स्पेशल रिपोर्ट में फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। टीएमसी सांसद नुसरत जहां, जब वो पॉलिटिक्स में आई तब भी खूब चर्चा हुई, जब उनकी शादी हुई तो उससे भी ज्यादा चर्चा हुई। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने जमकर इसका ऐलान किया, और जब वो अपने पति से अलग हो रही हैं तब भी वो इसका जोर शोर से ऐलान कर रही हैं। लेकिन उनकी शादी को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा कर दिया है, और उस सवाल पर ही अब बवाल शुरू हो गया है। नुसरत जहां की शादी पर मच गया है बवाल। आखिर नुसरत जहां ने क्यों तोड़ा निखिल जैन से रिश्ता? क्या नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी वैध नहीं है? नुसरत जहां और निखिल जैन के बीच रिश्ता तोड़ने की नौबत क्यों आई? अगर शादी वैध नहीं है तो नुसरत जहां ने संसद में सरनेम जैन क्यों बताया? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। আমি নুসরত জাহান রুহি জैन লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হইয়া 19 जून 2019 को नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन शादी के बंधन में बंधे। नुसरत जहां ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से नई सांसद बनी थी। ऐसे में नुसरत की ये शादी सोशल मीडिया पर भी सुपरहिट हो गई, और खुद शादी की जोर शोर से चर्चा नुसरत जहां ने ही करवाई। जी हां, नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी के वीडियो अपलोड किए। प्री वेडिंग शूट से लेकर मेहंदी की रस्म तक, दुल्हन के लिबास से लेकर निखिल जैन के साथ शादी के बंधन में बंधने तक। नुसरत जहां ने अपनी शादी की पूरी फिल्म बनवाई और उसे संपूर्ण देश ने देखा।
नुसरत जहां ने कोलकाता में शादी का रिसेप्शन रखा। उसमें बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी शामिल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। আমি নুসরত জাহান রুহি জেন লোকসভার সদস্য নির্বাচিত आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे कि तुर्की मैरिज एक्ट क्या कहता है और कानून के जानकारों से लेकर धर्म गुरुओं से भी नुसरत जहां की शादी की वैधता पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने जैसे ही अपनी शादी को अमान्य बताया तो तुरंत बीजेपी नेता और बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर सवाल उठा दिया और संसद में उनकी शपथ का वो वीडियो ट्वीट कर दिया है जिसमें उन्होंने अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था। वीडियो को ट्वीट करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि किसके साथ शादी करनी है और किसके साथ रहना है ये टीएमसी सांसद नुसरत जहां का व्यक्तिगत मामला है, लेकिन वो जनता द्वारा चुनी गई हैं। उन्होंने संसद में निखिल जैन से अपनी शादी की बात मानी थी और ये ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस समय उन्होंने सदन में झूठ बोला था? हम आपको बता दें कि नुसरत ने जिस तेजी से अपनी शादी की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे उतनी ही तेजी से उन्हें इंस्टाग्राम से डिलीट भी कर दिया है। इसके बाद नुसरत जहां ने लिखा, मैं उस औरत के रूप में याद नहीं रखी जाना चाहती जो अपना मुंह बंद रखती है और मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं है। नुसरत और निखिल करीब 6 महीने से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। बिजनेसमैन निखिल और नुसरत ने लव मैरिज की थी। दोनों 2017-18 में एक दूसरे से मिले थे। 2019 में सांसद बनने के ठीक बाद नुसरत ने शादी की थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ गई? आज तक ब्यूरो। अच्छा, नुसरत जहां ये कह रही हैं कि उनकी शादी तुर्की में हुई थी, तुर्की में, और इसकी वजह से भारत में चूंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो ऐसे में ये शादी यहाँ पर मान्य ही नहीं है, और अगर वो मान्य नहीं है तो फिर डिवोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या कह रहे हैं धर्मगुरु इस पर, इस निकाह पर? सुनिए। क्या तुर्की में हुई शादी भारत में वैलिड नहीं है? तुर्की में केवल कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत जो किए गए सिविल विवाह हैं उन्हीं की मान्यता है। धार्मिक आधार पर किए गए विवाहों को तुर्की का कानून नहीं मानता। हर एक विवाह को विवाह निबंधक मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष पंजीकृत किया जाता है। विदेशी नागरिक भी तुर्की के अंदर जाकर के अपना विवाह कर सकते हैं, परंतु ऐसा विवाह तभी मान्य होगा जब वो विवाह उन विदेशी नागरिकों के अपने देश के कानून के अंतर्गत भी मान्यता प्राप्त हो। इस कारण से जो तुर्की के विवाह अधिकारी हैं वो विवाह के इच्छुक स्त्री पुरुष से आवश्यक दस्तावेजों की मांग करते हैं। संबंधित देश के दूतावास को भी उसमें शामिल किया जा सकता है। क्या तुर्की में हुई शादी पर तलाक होना जरूरी नहीं है? टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने जो शादी की थी उसके मुतालिक उनका खुद का बयान आ रहा है कि 2 धर्मों के बीच शादी हुई और ये शादी नहीं थी। वो सही कह रही हैं क्योंकि 2 धर्मों के बीच शादी हुई थी। या तो उनको जिससे शादी की उनके धर्म के मुताबिक शादी करनी चाहिए थी, या फिर उनको इस्लाम में दाखिल करके उनको इस्लाम के मुताबिक शादी करनी चाहिए थी। ये शादी नहीं बल्कि एक नाजायज ताल्लुकात थे और तौबा का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है।
अब वो तौबा करके दोबारा से कलमाए तय्यबा पढ़ें और ईमान में दाखिल हो जाएं। नुसरत जहां और निखिल जैन में रिश्ता टूटने के पीछे का सच क्या है? जबकि सच ये भी है कि शादी से पहले ही नुसरत जहां और निखिल जैन ने खुद आज तक को बताया था कि दोनों की मुलाकात कैसे, कब और कहां हुई थी और कैसे दोनों ने अपने रिश्तों को शादी में बदलने का फैसला किया। Hey, hi, Nikhil. I'm Rahul. That's Rahul, that's Nikhil, and yes, we're getting married the next, what, like 7-8 days? 7 days, yeah. Wow, congratulations. Thank you. Big moment, very exciting time in anyone's life. Yeah. I don't know, I'm working and he's working. I don't know, where is the excitement? I want to feel like a bride. I was just complaining to him yesterday night only. I said, I don't feel like a bride right now. There's so much of work which is to be done. Yeah, because we're planning everything and then we want the best to happen. So we just don't want anything to go wrong. So how did you guys meet? Tell us about this love story. So we know each other for 3 years. I have a brand, Rangoli, and she was my brand ambassador for the brand. Nice, well done there. That's how we met, and we got along as friends, and then we started dating. जब दोनों के बीच इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो फिर रिश्ते में कौन सी ठेस लगी जो ये टूट गया? नुसरत जहां ने निखिल पर पैसों के हेरफेर जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नुसरत ने कहा है, निखिल ने उनकी जानकारी के बिना ही उनके अकाउंट से पैसे निकाले हैं। खुद को अमीर बताकर रात के किसी भी समय गैरकानूनी रूप से उसने मेरे बैंक अकाउंट से पैसे लिए। हम दोनों के अलग होने के बाद भी उसने ऐसा करना जारी रखा है। हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे। मैं अपनी प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। जो कुछ भी मेरा था अभी भी उसके पास है। मुझे बताने में दुख हो रहा है कि मेरे पुश्तैनी गहने जो मेरे परिवार वालों ने मुझे तोहफे में दिए थे, वो सब निखिल के पास ही हैं। क्या ये पूरा सच है? नुसरत और निखिल नवंबर 2020 से ही अलग अलग रह रहे हैं। दूसरी तरफ नुसरत के प्रेग्नेंट होने की खबरें सामने आईं तो निखिल ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। अगर नुसरत प्रेग्नेंट भी हैं तो बच्चा उनका नहीं है। हम आपको बता दें कि निखिल जैन मामले को अदालत तक पहुंचा चुके हैं। इस बीच नुसरत जहां का नाम एक नए शख्स के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इस शख्स का नाम है यशदास गुप्ता। यशदास गुप्ता कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं। यशदास गुप्ता ने बॉलीवुड में काम करने के साथ ही बंगाली सिनेमा की ओर भी रुख किया, जहां वो कई शोज में नजर आए। यश बीजेपी से जुड़े हैं। उन्होंने इसी साल बीजेपी के टिकट पर बंगाल से चुनाव भी लड़ा है। जय श्री राम। नुसरत जहां और यशदास गुप्ता को राजस्थान की एक ट्रिप पर भी साथ देखा गया था। ऐसे में नुसरत जहां और निखिल जैन के रिश्ते को लेकर प्रश्न उठने लगे हैं। क्या दोनों की शादी यश की एंट्री के बाद टूट रही है? और नुसरत जहां की प्रेगनेंसी का सच क्या है? बंगाल की एक वेबसाइट में इसका जिक्र किया गया है। फिलहाल नुसरत जहां ने अपनी शादी को तो अनवैलिड बता दिया है, बाकी सवालों पर उन्होंने खामोशी कायम की हुई है। आज तक ब्यूरो। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा। 148 साल बाद आखिर ये महासंयोग क्या है? रिंग ऑफ फायर जिसे कहते हैं, उसकी दिलचस्प तस्वीरें नासा ने भी सामने की है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। साल का पहला सूर्य ग्रहण। करीब 5 घंटे तक चला सूर्य ग्रहण। एक 148 साल बाद बना सूर्य ग्रहण पर महासंयोग। अमेरिका, यूरोप, रूस में दिखा सूर्य ग्रहण। भारत में अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दिखा सूर्य ग्रहण।
साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा तो एक अद्भुत संयोग भी बना। जी हाँ, एक तरफ शनि जयंती, वट सावित्री की पूजा और ज्येष्ठ मास की अमावस्या। भारत आस्थावान लोगों का देश है, लिहाजा ये संयोग महत्वपूर्ण है। 148 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य पर दोपहर 1:42 से ग्रहण लगना शुरू हुआ और शाम 6:41 तक यह ग्रहण चला। इस दौरान सूर्य ग्रहण आकाश में रिंग ऑफ फायर की तरह नजर आया। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने साल के पहले सूर्य ग्रहण की तस्वीरें भी साझा की हैं। 15 दिनों के अंदर लगने वाला ये दूसरा ग्रहण है। इसके पहले 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग चुका है। क्योंकि भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से सिर्फ अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में दिखाई दिया, इसलिए ग्रहण का सूतक काल नहीं लगा। अब साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 4 दिसंबर को लगेगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। इस साल कुल मिलाकर 4 ग्रहण लग रहे हैं, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। हम आपको बता दें कि ब्रह्मांड में होने वाले हर छोटे बड़े बदलाव का सीधा असर धरती पर रहने वाले जीवों पर पड़ता है, और जब बात सूर्य ग्रहण की आती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है और ऐसे में सूर्य ग्रहण के कई बड़े भयंकर परिणाम देखने को मिलते हैं। आज तक ब्यूरो। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।